नमस्कार। आज हम एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की दुनिया में झांक रहे हैं जिनका नाम सुनते ही रणनीति, कूटनीति, अ, तीक्ष्ण बुद्धि ये सब दिमाग में आता है। चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है, ये चाणक्य जीवन और नीतियां नाम के स्रोत पर आधारित है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि चाणक्य के जीवन को थोड़ा और समझें, उनके जो ग्रंथ हैं अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति उनको देखें। हाँ, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उनकी क्या भूमिका थी और उनकी विरासत आज तक कैसे जिंदा है, इस पर भी बात करेंगे। सही कहा। सोचिए, एक व्यक्ति जो लगभग कह सकते हैं 375 ईसा पूर्व में जन्मा हो, हाँ, और उनकी बातें, उनकी रणनीतियां आज भी दुनिया भर में लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। सच में उनका जीवन काल जो करीब 283 ईसा पूर्व तक रहा, उसने तो भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो चलिए इस महान विचारक के जीवन को और करीब से जानते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है तक्षशिला से, उस जमाने का एक बहुत बड़ा ज्ञान केंद्र। अच्छा। वहीं पे चाणक्य ने राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, इन सब विषयों की गहरी शिक्षा ली। स्रोत बताते हैं कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, मतलब सीखने की जबरदस्त लगन थी उनमें। और शायद इसी ज्ञान ने उन्हें उस समय की जो व्यवस्था थी नंद वंश की, उसे चुनौती देने की हिम्मत दी। हाँ, ऐसा लगता है। वो मानते थे कि जो शासक है धनानंद, वो भ्रष्ट है, लोगों का भला नहीं सोचता। तो उनके मन में आया कि कुछ बदलाव लाना जरूरी है। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री होती है। बिल्कुल। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य में, जो उस समय शायद बहुत युवा थे, एक लीडरशिप की क्षमता देखी। फिर उन्हें तैयार किया, ट्रेनिंग दी। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, पूरी सेना तैयार की, कूटनीति का इस्तेमाल किया। जी हाँ, और लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासन खत्म कर दिया, और यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। एक बहुत बड़ा मोड़ था ये। और चाणक्य सिर्फ क्रांति करके हट नहीं रहे, वो तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने, मुख्य सलाहकार रहे। मतलब साम्राज्य की नींव को मजबूत किया उन्होंने। सही बात है। ये सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि एक पूरी शासन व्यवस्था बनाना था। और इसी दौरान उन्होंने अपना सारा ज्ञान, अपना अनुभव 2 बड़े ग्रंथों में लिखा। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। हाँ, पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की। नाम सुन के लगता है कि ये सिर्फ इकोनॉमी पे होगी, हाँ, मुझे भी यही लगता था। पर ऐसा नहीं है। ये तो शासन चलाने की कला, राजनीति, कानून, यहाँ तक कि जासूसी कैसे करनी है, सेना कैसे चलानी है, कूटनीति, इन सब पर एक बहुत ही विस्तृत, बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है। स्रोत तो इसे प्राचीन भारत का एक अनूठा दस्तावेज मानते हैं। इसमें ऐसे क्या खास बातें हैं जो आज भी, मतलब आज के जमाने में भी काम की लगती हैं? कई बातें हैं। जैसे वो कहते हैं कि एक अच्छा राजा या शासक बनने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है, या फिर राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत गुप्तचर यानी स्पाई नेटवर्क कितना जरूरी है। अच्छा। और टैक्स कैसे लेना चाहिए? वो कहते हैं कि टैक्स ऐसे लो जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, मतलब फूल को नुकसान भी न हो और काम भी हो जाए। ये बातें आज भी गवर्नेंस में सोची जाती हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। और दूसरा ग्रंथ चाणक्य नीति, वो कैसा है? चाणक्य नीति थोड़ी अलग है। वो ज्यादातर श्लोकों या सूत्रों में है। इसमें आपको व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, नैतिकता की बातें मिलेंगी। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? हाँ, कह सकते हैं। जैसे दुश्मन को कैसे पहचानें, दोस्त कैसे बनाए रखें, मुश्किलों का सामना कैसे करें, इस तरह की बातें। ये व्यक्तिगत जीवन के लिए भी एक गाइड जैसी है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे वो कहते हैं शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। हाँ, या वो जो कहते हैं कि सांप जहरीला ना भी हो तो उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। ये उनके प्रैक्टिकल सोच दिखाता है। ये सिर्फ कहावतें नहीं लगती, ये तो वाकई में जीवन या शासन चलाने की रणनीतियां हैं। बिल्कुल। और ये बातें सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी उतनी ही जरूरी मानी गई। तो चाणक्य का योगदान सिर्फ लिखने तक नहीं था, उन्हें मौर्य साम्राज्य का असल निर्माता माना जाता है। हाँ, भारत को राजनीतिक तौर पर एक करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उनका असर भारतीय प्रशासन पर, कूटनीति पर, आर्थिक सोच पर बहुत गहरा रहा है और आज तक है। तो कुल मिलाकर चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक या दार्शनिक नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, साम्राज्य बनाने वाले थे और एक प्रभावशाली लेखक भी थे। और उनकी प्रासंगिकता वो आज भी कायम है। उनकी जो राजनीतिक समझ है, प्रशासनिक सोच है, वो आज भी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी की पढ़ाई में पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो ये दिखाते हैं कि कैसे ज्ञान, रणनीति और इच्छा शक्ति से इतिहास का रुख बदला जा सकता है। सही कहा। इस पूरे चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है।
उनकी मृत्यु कैसे हुई? इसमें कुछ अलग-अलग बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, ये एक अनसुलझा सा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, वृद्धावस्था में। पर कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि उनकी हत्या हुई थी, शायद किसी षड्यंत्र के तहत। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास ऐसे लोगों को कैसे याद रखता है जिनके लक्ष्य तो शायद महान थे, पर उनको पाने के तरीके वो शायद कठोर थे या विवादास्पद भी कहे जा सकते हैं। मतलब क्या लक्ष्य साधनों को हमेशा सही ठहराता है? यही सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता भी सोच सकते हैं।